नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं जैन सर लॉ क्लासेस। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं केवल और केवल पढ़ाई के रिगार्डिंग ही आपको सारी अपडेट्स मैं देते रहता हूं। जुडिशरी एग्जाम्स के लिए या हमारे असिस्टेंट जो हमारे प्रोसिक्यूशन एग्जाम्स होते हैं, एपीओ जिसे हम बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग में आपकी पूरी की पूरी सारे के सारे क्लैरिफिकेशंस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। एक मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जुडिशरी एग्जाम्स में या आपके एपीओ एग्जाम्स में या जितने भी लॉ एग्जाम्स होते हैं, अब उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं। आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूं तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि मेंस के अंदर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, कैसे लिखूं मैं इसको आंसर को। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा, आंसर कैसे फ्रेम करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा, जिन बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, अभी की अभी वीडियो खत्म हो जाने के बाद में आपकी ड्यूटी है कि आप अपना कॉपी के अंदर आंसर लिख के आप अपना चेक करोगे और वीडियो दोबारा आपको देखनी हो दोबारा देखोगे और अपना चेक करोगे कि भाई जो सर ने मेरे को एक्सप्लेन करा है वो मैं अपना आंसर लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा। याद रखिएगा, ये आज आपका ड्यूटी भी है, होमवर्क भी है, एक आपकी पहली सीडी भी है। मेंस के आंसर को हम कैसे लिखते हैं उस तरीके से याद रखिएगा। सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 4 हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है? मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? मे प्रिज्यूम मतलब भाई मेरे ऊपर अगर कोई बोल रहा है कि भाई तुम मे प्रिज्यूम करो, मे प्रिज्यूम, मे का वर्ड का मतलब क्या होता है? मे का मतलब होता है कि भाई मेरी मर्जी है, मैं मानूं या ना मानूं। मे का मतलब क्या होता है कि इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, कि मैं मानूं या ना मानूं। तो मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि यहां पे अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बेरेक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, बाय दिस एक्ट का मतलब क्या होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट। कि भाई अगर कभी भी कोई भी हमारी धारा के अंदर, हमारे जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस है, अगर कोई भी पर्टिकुलर धारा के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि कोर्ट के पास यहां पे पावर है कि कोर्ट यहां पे आंखें बंद करके जो है मे प्रिज्यूम कर सकता है, तो वहां पर जो हमारा सेक्शन नंबर 4 है यहां पे पावर देता है कि हां कोर्ट जो है पर्टिकुलर इस केस के अंदर मे प्रिज्यूम कर सकता है। अब ये कौन कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है ये भी आपको मैं बता दूंगा क्लियर तौर पर, जिससे आपको बेरेक को पढ़ने में आसानी रहेगी, कि इंटरलिंक करने में आसानी रहेगी। याद रखिएगा, तो व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, याद रखना इसी एक्ट के अंदर, ये हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसके अंदर जो बात लिखी हुई है ना भाई, वही हम मे प्रिज्यूम करेंगे, वही मतलब कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगा। इससे बाहर अगर कोई बात लिखी हो तो सॉरी, वहां पे जो पर्टिकुलर जो कोर्ट है वो मे प्रिज्यूम नहीं कर सकता। याद रखना, तो व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट। तो कोर्ट के पास पावर है कि भाई वो कोई भी फैक्ट को जो है मे प्रिज्यूम कर सकता है। अब वो मे प्रिज्यूम का मतलब को क्या करेगा? भाई कॉमन सेंस की बात है ना, कि जज साहब के पास मे प्रिज्यूम के पास अथॉरिटी दे दिया है, तो कोर्ट उस बात को, उस फैक्ट को माने, प्रूव्ड है ये फैक्ट, या ना माने कि नहीं भाई मैं नहीं मानता। अगर मैं नहीं मानता तो तुम मेरे को आगे ये प्रूव कर दो, मैं जब मान लूंगा। अभी मैं अपनी बिना कोई भी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैं मान नहीं रहा, या मैं मान भी सकता हूं। तो अगर कोई भी फैक्ट एज प्रूव्ड कोर्ट मान सकता है, या कोई भी ऐसा फैक्ट कोर्ट जो है मान नहीं सकता। अब यहां पे एक छोटी सी बात और आती है कि अगर कोई भी चीज कोर्ट के सामने आती है मे प्रिज्यूम के लिए, मान लेते हैं कि कोर्ट उसको मे प्रिज्यूम करते हुए मान लेता है कि हां भाई ऐसा ही हुआ होगा। अब अगर कोई भी अपोजिट पार्टी है, उसको लगता है कि नहीं यार जज साहब तो ये तो गलत में प्रिज्यूम कर रहे हैं, जज साहब तो गलत प्रूव्ड चीज मान रहे हैं, यार ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहां पे सामने वाली पार्टी को भी पूरा अधिकार दिया हुआ है कि भाई तू अपने पर्टिकुलर फैक्ट को जो तेरे को लग रहा है कि कोर्ट गलत में प्रिज्यूम का हेल्प लेते हुए, मदद पावर को एग्जीक्यूट करते हुए में प्रिज्यूम कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास पूरा अधिकार है ना कि उस चीज को प्रूव कर दो। तुम यहां पे कोर्ट के आगे प्रूव कर दो कि देखो जज साहब जो आपने प्रूव्ड चीज मानी है ना वो प्रूव्ड है ही नहीं, बल्कि एक्चुअल में कहानी कुछ और है। तो वो आपके पास पूरा अधिकार दिया गया है। एविडेंस एक्ट में भी यहां पे पूरा अधिकार दिया गया है कि कोर्ट को भी अधिकार दिया गया और पर्टिकुलर कंसर्न पार्टी को भी अधिकार दिया हुआ है कि भाई कोर्ट तो यहां पे मे प्रिज्यूम कर रहा है, आपको लगता है ना कि नहीं नहीं यहां पे जो है मे प्रिज्यूम नहीं होना चाहिए, यहां पे तो मेरी वाली कहानी प्रूव होनी चाहिए, तो भाई आ जाओ प्रूव कर लो। ठीक है जी, मे प्रिज्यूम का मतलब इतनी सी बात होती है। यहां पे बेरेक में एक और छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, और वर्ड यूज करा हुआ है, मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। मतलब कि यहां पे कोर्ट के पास, मैंने क्या बोला, पावर है मे प्रिज्यूम करने की, कि या तो कोर्ट प्रूव माने या तो कोर्ट प्रूव ना माने। अब यहां पे एक सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाती है कि कोर्ट कह रहा है कि भाई मैं नहीं मानता ये फैक्ट हमारा मे प्रिज्यूम के अंदर, तो यहां पे आपके पास पूरा अथॉरिटी दी गई है कि भाई आप अपने पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूफ के तौर पे ले आओ। बात खत्म।
आप प्रूव कर दो कि हाँ भाई जज साहब देखो आपने माना नहीं था ना, मैं आपके सामने सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, सारे के सारे एविडेंस लेके आ गया हूं, अब तो जज साहब आपको मानना पड़ेगा, बात खत्म। अब यहां पे ये छोटा सा मतलब होता है मे प्रिज्यूम का। अब यहां पे कौन कौन से हमारे सेक्शंस हैं, हमारे आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन भी कर सकते हो। सेक्शन नंबर 86 हमारा मे प्रिज्यूम करने की अथॉरिटी जज साहब को देता है। 87, 88, 90, 113 कैपिटल ए, 114 ये हमारे पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जहां पे मे प्रिज्यूम करने की अथॉरिटी है। इनमें से एक ही सेक्शन में आपको बता देता हूं जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा सेक्शन नंबर 86 की अगर मैं बात करूं, 86 में क्या लिखा है, प्रिजम्पशन as to the certified copies of the foreign judicial record the court may presume underline कर लेना अपनी बेरक के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था ना सेक्शन नंबर 4 में, the court may presume that any document purporting to be the certified copy of any judicial record of any country or not forming the part of the India or her majesty dominion is genuine and accurate if the document purport to be certified in any manner which is certified by any representative of central government in or for such country to be the manner commonly in used in that country for the certification of copies of the judicial record। बहुत सीधी सी बात लिखी है कि भाई अगर मान लेते हैं कोई भी ऐसा कोर्ट है इंडिया से बाहर वाला और उसका हमारे को पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, उसका हमारे को पर्टिकुलर जजमेंट जो है वो हमारे को अपने इंडिया की कोर्ट में इस्तेमाल करना है, तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मंगा लेंगे। तो जो सर्टिफाइड कॉपी पर्टिकुलर बाहर के कोर्ट के जजमेंट की हमारे पास इंडिया के कोर्ट में आएगी, तो यहां पे कोर्ट के पास पूरा पूरा अनुमान लगाने का अधिकार है, मे प्रिज्यूम करने का अधिकार है कि भाई हां ये जो जजमेंट की कॉपी मेरे पास आई है एज अ जज के तौर पे, मेरे पास जो ये कॉपी आई है मैं इसको एक्यूरेट और जेन्युइन मानता हूं, ठीक है। और अगर किसी पार्टी को लगता है कि नहीं नहीं जज साहब यार ये तो गलत कर रहे हैं जज साहब, इसको तो जेन्युइन और एक्यूरेट मानना ही नहीं चाहिए, तो सामने वाली पार्टी के पास पूरा अधिकार दिया हुआ है कि भाई आप इस बात को प्रूव कर दो कि ये जेन्युइन एंड एक्यूरेट नहीं है, बात खत्म, क्लियर हो गया। तो ऐसी 86, 87, 88, 90, 113 कैपिटल ए एंड 114 हमारे मे प्रिज्यूम की कैटेगरी में लाए करता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अब आती है शैल प्रिज्यूम के अंदर। शैल प्रिज्यूम में बहुत सिंपल तरीके से बहुत क्लियर कट बोला हुआ है कि व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, यहां पे आपकी मर्जी चलेगी नहीं चलेगी। डायरेक्टेड का मतलब होता है कि भाई मैंडेटरी है, कोर्ट को आंखें बंद करके इस पर्टिकुलर फैक्ट को मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर पूरी दुनिया हो जाए, बट यहां पे कोर्ट को इस पर्टिकुलर फैक्ट को मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा हमेशा। तो शैल प्रिज्यूम का मतलब, तो व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड को आप अपने ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में करके मैंडेटरी बाय दिस एक्ट, कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट सच फैक्ट टू बी प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। इसका मतलब यह है कि भाई अगर मान लेते कोर्ट ने कोई भी फैक्ट को मान लिया कि हाँ भाई मैं तो इसको मान के रहूंगा कि हाँ ये पर्टिकुलर फैक्ट जो है हमारा प्रूव्ड है। अब अगर किसी दूसरी पार्टी को लगता है कि नहीं यार जज साहब तो गलत मान रहे, तो भाई प्रूव कर दो ना, इसको तुम अपोजिट में अपने फैक्ट्स लेके आ जाओ और अपना डिसप्रूव करवा लो अपने आप को, बात खत्म। अब इसके लिए हमारे कौन कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं शैल प्रिज्यूम के अंदर, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, 113, ठीक है, एंड 105, 89 और 79 से लेके 85, यानी कि 79, 80, 81, 82, 83, 84 और 85 ये सारे सेक्शंस हमारे शैल प्रिज्यूम की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे ही इन सभी सेक्शन में से एक सेक्शन मैं पिक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा सेक्शन नंबर है 113B, 113B कैपिटल बी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, प्रिजम्पशन एज टू द डाउरी डेथ when the question is whether a person has committed a offense of dowry death of a woman and it is shown that soon before her death, यहां पे बोला गया है कि भाई एक महिला की डेथ हुई है, और वो डेथ किस लिए हुई है, डाउरी दहेज की मांग करने की वजह से जो है डेथ हुई है। और यहां पे ये पुलिस ने जो है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पेश कर दिए हैं कि भाई डेथ से पहले, जस्ट एकदम डेथ से पहले जो वुमेन है, such woman has been subject by such person to the cruelty, harassment for in connection with the demand for dowry। तो यहां पे पुलिस ने ये बात प्रूव कर दी कि जज साहब देखिए ये जो महिला की डेथ हुई है, पहली बात ये डाउरी डेथ है। क्यों? क्योंकि जस्ट डेथ से पहले ना यहां पे महिला के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रुएल्टी हुई थी, बहुत ही ज्यादा हैरेसमेंट हुआ था। किस वजह से? डिमांड फॉर डाउरी की वजह से, कि दहेज नहीं लाई और दहेज का पैसा तुमने नहीं दिया, दहेज तेरे माँ बाप ने कम दिया, वगैरह वगैरह, क्रुएल्टी हैरेसमेंट अगर ऐसा हुआ है तो जैसा सून डेथ से पहले, ये हमारे पे कंप्लेंट है, हमारे पे पूरे एविडेंसेस हैं, पुलिस ने सारे के सारे एविडेंसेस जो है कोर्ट के अंदर प्रूव कर दिए कि डेथ से पहले जो है महिला को जो है टॉर्चर करा गया था क्रुएल्टी और हैरेसमेंट के तौर पे। अब यहां पे आप लोग बताइए, जज साहब को यहां पे कोई अपना अनुमान लगाने की जरूरत है कि नहीं 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 मैं तो नहीं मानता, मे प्रिज्यूम में डालेंगे इसको, हम शैल प्रिज्यूम में डालेंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस बताइए, ऑब्वियसली शैल प्रिज्यूम में डालेंगे। अब यहां पे दिक्कत किसको होगी? हस्बैंड को होगी, हस्बैंड के इन लॉज को होगी जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। तो यहां पे अब हस्बैंड की जिम्मेदारी है ना यहाँ पे कि भाई हस्बैंड अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे।
कि भाई जज साहब देखो मैंने तो डिमांड फॉर डाउरी करी नहीं है, मैं तो जब इसकी डेथ हुई थी मैं तो 2 महीने से इंडिया से बाहर था, प्ली ऑफ एलिबी का यहाँ पे हस्बैंड जो अपना ग्राउंड बना के ले सकता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस प्रूव कर सकता है। ये देखो जैसा मेरी फ्लाइट की टिकट, ये देखो जैसा मेरी मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग, ये देखिए जैसा सीसीटीवी फुटेज, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि सून बिफोर और डेथ यहाँ पे डिमांड फॉर डाउरी का यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए हैं, मैं और मेरी फैमिली तो हम तो बाहर गए हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे हमारा शेल प्रिज्यूम आ गया। अब कंक्लूसिव प्रूफ को जानने के लिए आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी दृश्यम 2, किन किन बच्चों ने दृश्यम 2 मूवी देखी है आप मुझे बता सकते हो? दृश्यम 2 याद रखिएगा। तो दृश्यम 2 के अंदर जब एंड में सीन आता है ना कि जब अजय देवगन कोर्ट के कटघरे में खड़ा होता है, पुलिस वालों ने सारे के सारे एविडेंसेस पेश कर दिए होते हैं अजय देवगन के खिलाफ में। अब अजय देवगन क्या करता है, जज साहब तो ये सारे के सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, ये सब झूठे हैं, ये एक जगह से कॉपी करे हुए हैं, सारी की सारी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जो हैं पुलिस ने उस बुक से पढ़कर ही मुझे जो है गिल्टी प्रूव करने के लिए आपके सामने पेश करे हैं। वो ये रही बुक, ये रही बुक, याद रखिएगा। ये बुक का भी हमारा एक सेक्शन आता है वो शेल प्रिज्यूम के अंदर, तो आप लोग जब अपने जो मैंने कंसर्न आपको सेक्शन बताए हैं उसके अंदर आपको थॉरली बेस पे हो जाएगा। कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर होता है कि अगर कोई भी फैक्ट, मैं पढ़ के सुना देता हूं, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, the court shall on proof of one fact regard to the other fact as proved and shall not allowed evidence to be given for the purpose of disproving it। इसका मतलब यह है कि भाई आप कोई दूसरी चीज प्रूव करना चाह रहे हो, उस दूसरी चीज को प्रूव करने के लिए आपने एक फैक्ट प्रूव करा और उस फैक्ट को प्रूव करने के बाद में आपकी दूसरी चीज भी प्रूव हो गई, तो उसके लिए दूसरी चीज को दोबारा प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं अपने मकान का मालिक हूं, ठीक है, एक्स नाम का व्यक्ति मेरे मकान में बार बार घुसे जा रहा है, ठीक है जी। मैंने जैसा बोला, जैसा अब मैं अपने मकान का मालिक हूं, ये रही मेरे मकान की सेल डीड, ये रही मेरे मकान की ओनरशिप, ये रही मेरे मकान की रजिस्ट्री, ये रहा मेरा एज अ टाइटल, ये रही पेमेंट रिसिप्ट कि जो मेडिएटर से या जो भी क्लाइंट से मैंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स। अब एक बात बताइए, मैं अपने डॉक्यूमेंट जो है पेश कर रहा हूं, मेरे डॉक्यूमेंट पेश करने के वजह से यहां पे क्या बातें शो हो रही हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट को एक फैक्ट प्रूव करने के लिए मेरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, मेरी सेल डीड ओरिजिनल है। तो ये जो मैं सेल डीड मेरी ओरिजिनल के फैक्ट को मैं प्रूव कर रहा हूं, इससे मेरा दूसरा फैक्ट कोर्ट के अंदर प्रूव हो जाएगा। क्या कि घर का मालिक कौन है जी? मैं हूं। तो अब ये घर का मालिक कौन है, ये दूसरे फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या मुझे कोई और डॉक्यूमेंट या कोई और एविडेंस लाने की जरूरत होगी? नहीं होगी। तो मेरा जो सेल डीड है वो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल सेल डीड मैंने प्रूव कर दी, जेन्युइन सेल डीड है ये प्रूव कर दी, तो इससे ऑटोमेटिकली मेरा दूसरा फैक्ट प्रूव हो गया कि हां जी इस मकान का मालिक कौन? मैं। ठीक है जी। इससे हमारा कंक्लूसिव प्रूफ से ये शो होता है कि आप अगर एक फैक्ट प्रूव कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका दूसरा फैक्ट भी अगर प्रूव हो रहा है, तो वो दूसरे फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपको कोर्ट के अंदर किसी भी तरह का एविडेंस लाने की जरूरत नहीं होगी। याद रखिएगा। इसके लिए भी हमारे कंसर्न सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 112, 113, सेक्शन नंबर 41, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सेक्शन नंबर 4 से हमारे को इंटरलिंक करने से आसानी रहेगी कि भाई मे प्रिज्यूम में अगर मेरे को पढ़ना है तो 86 पढ़ना है, 87 पढ़ना है, 88 पढ़ना है, 90 पढ़ना है, और 113 कैपिटल ए पढ़ना है, 114 पढ़ना है। दिमाग में ऑटोमेटिकली आपको वो सेक्शंस लिंक करेंगे। अब मेंस के अंदर आपको मे प्रिज्यूम एक्सप्लेन करना है, एक एग्जांपल दे देना है, और जो मैंने आपको एग्जांपल के रूप में आप सेक्शंस के एग्जांपल भी लिख सकते हो कि देखिए जैसा एग्जामिनर 86 में ये बात लिखी है, 87 में, 88 में, ओवरव्यू छोटा सा एक दो लाइन के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसे शेल प्रिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, एंड सेक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं उसको क्रक्स के अंदर एक लाइन में, दो लाइन में प्रूव अपना एक्सप्लेन एग्जांपल के तौर पे शो कर दोगे, ऐसे कंक्लूसिव तौर पे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। याद रखिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप अपना प्लीज पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं अपनी क्लासेस चालू करने वाला हूं, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं गूगल फॉर्म ओपन अप करूंगा, गूगल फॉर्म लेके आऊंगा जिसमें आपको सारा का सारा क्लैरिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, और सारी चीजें होंगी उसके अंदर, आपको एक चीज में पोर्टल में मिल जाएंगी। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, एक बारी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा नॉमिनल रहेगा, पूरे इंडिया में आप सर्च कर लेना, आपको पूरे इंडिया में इस लेवल पे कोई कोचिंग प्रोवाइड नहीं कराएगा जिस लेवल पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ट्रस्ट बेसिस पे। याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग वीडियो ये लेक्चर पसंद हुआ है तो शेयर जरूर कर देना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि नया चैनल है, इसमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा मुझे जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।